अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब चाइना अपने मुल्क के अंदर एक अजीमुशान परेड से पूरी दुनिया को हैरान कर रहा था, परेशान कर रहा था, अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रहा था, वहीं पाकिस्तान के अंदर भी दो बड़ी इस्लामी ताकतों का एक इत्तेहाद कायम हो रहा था, जिसके बाद कहा जा रहा है कि एक दिफाई शराकतदारी का नया बाब खुल चुका है। तुर्क कैडेट्स पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पहला दस्ता जो कि पाकिस्तान की एक एयरफोर्स अकेडमी के अंदर ट्रेनिंग हासिल करेगा, और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास अपना 5वीं जनरेशन का जंगी लड़ाका तैयारा आने वाला है। पाकिस्तान 5th जनरेशन हासिल करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। ये कौन सी अहम डेवलपमेंट है जिसकी बात मैं आज की वीडियो में करने वाला हूं, आगे चल के आपको पता लगेगा। और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने पूरी दुनिया को परेशान कर डाला है अपने एक अजीबोगरीब वाक्य से। और अब यह कहा जा रहा है कि किम जोंग उन जो कि चाइना की परेड के अंदर आए थे, वो असली वाले नहीं थे, नकली वाले थे। ये क्या माजरा है, इसके ऊपर मुख्तलिफ जो क्या सराहियां हो रही हैं, उनकी क्या वजह है, कौन सा अजीबोगरीब वाकया पेश आया चाइना के अंदर, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, बात है पाकिस्तान और तुर्की की, जो कि पहले ही बहुत बड़े दिफाई पार्टनर हैं। आपस में अगर बात की जाए तो इनका एक गहरा ताउन है दिफाई शोबे के अंदर। एक बार फिर से जो तुर्की के एयर चीफ हैं वो पाकिस्तान पहुंचे हैं और पाकिस्तान के एयर चीफ के साथ मुलाकात की गई है। और ये मुलाकात पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के जो एयर फोर्स के हेडक्वार्टर्स हैं उसके अंदर हुई है। और वहां पे उनका बड़े पुरतपाक किस्म का इस्तकबाल किया गया। तुर्की के एयर चीफ जिनका नाम जनरल जिया ओगलू है, उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया पाकिस्तान के फौजी दस्तों की जानिब से। और उसके बाद जब इन दोनों ने बड़ों ने बैठकर आपस में गुफ्तगू की है तो उसके अंदर से खबर निकल कर सामने आई है। और खबर क्या है? खबर यह है कि हमारे एयर चीफ ने यह बताया कि पहला जो तुर्क कैडेट्स का गिरोह था वो पाकिस्तान पहुंच चुका है और पाकिस्तान एयरफोर्स की अकेडमी असगर खान में वो ट्रेनिंग हासिल करेगा, वो तरबियत हासिल करेगा। और एक बार फिर से पाकिस्तान की जो मल्टी डोमेन वॉरफेयर स्ट्रेटजी है उसके चर्चे होने लगे हैं। दोस्तों, ये आपने बहुत जगह सुना होगा, बहुत सी एयर फोर्सेस जब पाकिस्तान के अंदर आती हैं और आके हमारे साथ मुलाकात करती हैं तो हमारी जो मल्टी डोमेन वॉरफेयर स्ट्रेटजी है उसका जिक्र करती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये होती क्या है? तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मल्टी मतलब कि बहुत सारी और डोमेन मुख्तलिफ जो मैदान हैं या महाज हैं उनकी बात होती है। और एक साथ अगर इन तमाम तर महाजों के ऊपर मैदानों के अंदर जंग लड़ी जाए तो ये होती है मल्टी डोमेन वॉरफेयर स्ट्रेटजी। जैसे पाकिस्तान ने रिसेंटली भारत के खिलाफ अपनी लैंड के ऊपर भी रिटेलिएट किया, डिफेंड किया और उसके बाद एयर के अंदर भी उनको निशाना बनाया। उसके बाद आप कह लीजिए कि साइबर जो वॉरफेयर है उनके खिलाफ वो भी लड़ी है और उसके बाद वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो भी लड़ी है। तो इन सब को मिला के पाकिस्तान की जो मल्टी डोमेन वॉरफेयर स्ट्रेटजी है वो तस्वुर किया जाता है और जिसको सराहा भी जाता है। पूरी दुनिया इसकी तारीफें करती है और इसीलिए शायद तुर्की की जो एयरफोर्स है वो भी अब पाकिस्तान के साथ अपना ताउन मजीद बढ़ाने के ऊपर गौर कर रही है। और जिसके लिए उन्होंने अपने जो पायलट्स हैं बेसिकली वो पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग के लिए भेज दिए हैं। तुर्की की एयरफोर्स और पाकिस्तान की एयरफोर्स आपस में मिलकर जो नए एयर वॉरियर्स हैं वो बनाना चाहते हैं, उनको तैयार करना चाहते हैं जो कि फजाई महाज के ऊपर लड़ सके, दुश्मन को जवाब दे सके और नए फजाई जंगजू जो हैं वो तैयार हो सके। ऐसे में फिर जो तुर्की के एयर चीफ हैं उन्होंने पाकिस्तान के एयर चीफ की जो तारीफ है वो भी की है, पाकिस्तान की जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है उसको उन्होंने एक्नॉलेज किया। उसके बाद पाकिस्तान एयर चीफ की जो रेडीनेस है, जो बेक वक्त तैयार रहने की सलाहियत है उसको भी सराहा। जिस तरह से रॉयटर्स की रिपोर्ट हमें बताती है कि हमारे एयर चीफ जो है वो जंग के दिनों में सोए भी नहीं थे, अपने ऑपरेशन रूम के अंदर ही मौजूद थे, वहीं पर वो बाहर मैट्रेस के ऊपर सोते थे और वहीं पर उठकर वो जो है तमाम तर चीज़ों को मॉनिटर भी किया करते थे। तो इसको उन्होंने सराहा है कि किस तरह से पाकिस्तान ने जो है वो अपने आप को डिफेंड किया है भारत के खिलाफ। और उसके बाद जो खित्ते के अंदर बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल है उसके ऊपर बातचीत हुई है, दिफाई ताउन को बढ़ाने के ऊपर बातचीत हुई है, मॉडर्न वारफेयर के हवाले से बातचीत की गई है। और अब ये सब कुछ मिलाकर कहा जा रहा है कि दिफाई शराकतदारी का एक नया बाब खुल चुका है। लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान तुर्की के एक सबसे बड़े जो प्रोजेक्ट है उसका हिस्सेदार भी है। मैं बात कर रहा हूं कान फाइटर जेट की, एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट जिसको यह भी कहा जाता है कि यह इस्लामी दुनिया का पहला
5वीं जनरेशन का जंगी लड़ाका तैयारा होगा। पाकिस्तान उसका हिस्सेदार है और उसके अलावा अजरबैजान भी उसके अंदर एक पार्टनर है। और जब भी ये तैयार हो जाएगा तो हो सकता है सबसे पहले पाकिस्तान के पास आएगा, लेकिन इसके ऊपर जो काम है वो तेज कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि वाकई पाकिस्तान के पास भी ये आने वाला है। तो इसके जो 6 प्रोटोटाइप्स हैं वो तुर्की ने ऑर्डर कर दिए हैं और अपनी जो टर्किश एविएशन इंडस्ट्री है, उनकी वो कंपनी जो कि कान को तैयार कर रही है, उसको कहा गया है कि आप लोग 6 प्रोटोटाइप्स जो हैं वो बनाकर हमें दो। उसके बाद हम लोग उसकी टेस्ट फ्लाइट करेंगे, उसके तमाम तर पहलुओं का जायजा लेंगे। जब उसका क्रिटिकल एनालिसिस हो जाएगा, तमाम तर इम्तिहानात के अंदर वो पास हो जाएगा, तो फिर हम लोग उसकी मैस लेवल के ऊपर प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देंगे। जब वो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हो सकता है कि वो पाकिस्तान के हवाले भी कर दिया जाए मुख्तलिफ ममालिक को जिनका ऑर्डर पहले ही आ चुका है। इंडोनेशिया उसको खरीदना चाहता है, सऊदी अरब खरीदना चाहता है, उनको भी वो दे दिया जाएगा। और इन सब के अंदर पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये होगी कि क्योंकि पाकिस्तान के जो ऑलरेडी इंजीनियर्स हैं वो इस प्रोजेक्ट के अंदर तुर्की के साथ काम कर रहे हैं और हमारे पायलट्स के हवाले से भी ये रिपोर्ट्स मौजूद है कि वहां पर जाकर हम लोग ये टेस्ट फ्लाइट जो 6 प्रोटोटाइप्स की होने वाली है वो हम लोग करेंगे और तुर्की के लिए साथ मिलकर जो तमाम तर ये काम है वो सर अंजाम देंगे। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक फैक्ट्री की जो खबर है वो भी अपनी जगह मौजूद है कि तुर्की और पाकिस्तान मुश्तरका ताउन करके एक फैक्ट्री जो कि मैन्युफैक्चर करेगी कान को पाकिस्तान के अंदर ही, वो खोलने वाले हैं। और जब ये हो जाएगा तो फिर ये पाकिस्तान के अपने अंदर तैयार होगा। जस्ट इमेजिन के 5th जनरेशन फाइटर जेट जो कि पाकिस्तान के अंदर एक फैक्ट्री के अंदर तैयार होगा, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। जैसे GF-17 थंडर जिसके ऊपर आज हमें गरूर है, फख्र है, वो पाकिस्तान के अंदर तैयार होता है। हमने चाइना के साथ मिलकर शुरू किया था, लेकिन आज हम लोग उसको खुद तैयार करने की सलाहियत रखते हैं। इसी तरह से ये कान फाइटर जेट भी हो सकता है जिसको पाकिस्तान खुद तैयार करेगा और ये पाकिस्तान का अपना तैयार करदा जो जंगी तैयारा है वो कहलाएगा। और टू सम एक्सटेंट ये J-35 से भी बेहतर ऑप्शन बताई जाती है। क्यों? क्योंकि J-35 जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना तैयार नहीं कर रहा, लेकिन कान फाइटर जेट वो तैयारा है जो कि पाकिस्तान के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है। तो इसके लिए हमें ये नहीं होगा कि उसके अगर पुर्जे हैं तो वो हमें चाइना से मंगवाने हैं। इसका ये होगा कि अगर पाकिस्तान के अंदर ही तैयार हो रहा है तो तमाम तर इसकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी मौजूद होगी। हम लोग इसको खुद से तैयार जो है वो कर रहे होंगे, तो इसके अंदर हम लोग आज़ाद होंगे। हमारा अपना ये फाइटर जेट जो है वो जल्दी हो सकता है पाकिस्तान के हवाले भी कर दिया जाए। दोस्तों अब बात करते हैं किम जोंग उन की, जो कि शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर हैं, उनके सदर हैं। उनके हवाले से एक बड़ा ही पुरस्कार और अजीबोगरीब वाकया पेश आया है और वो वाकया ये है कि किम जोंग उन जो कि चाइना के अंदर मौजूद थे और उनकी जो परेड है उसको अटेंड करने आए थे और उनके आप यूँ समझ लीजिए कि मेहमान खसूसी थे। जिस तरह से शी जिनपिंग किम जोंग उन को मिले हैं, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को मिले हैं, उस तरह से 26 ममालिक के किसी लीडर को नहीं मिले हैं। और आप बॉडी लैंग्वेज से वाज़ेह तौर पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दोनों गेस्ट जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट थे। अब मामला ये पेश आया है कि किम जोंग उन की और रूसी सदर की आपस में मुलाकात हुई। जब इन दोनों की आपस में मुलाकात हुई तो उसके बाद असल कहानी निकल कर सामने आई, जब किम जोंग उन के अमले ने उनके तमाम तर मौजूदगी के निशानात को मिटाना शुरू कर दिया। उनके जहां जहां पर हाथ लगे थे वहां से उसको साफ कर दिया और मकसद ये था कि उनका जो DNA है वहां से रिमूव कर दिया जाए। और उसके बाद जिस गिलास के अंदर उन्होंने पानी पिया था उस गिलास को भी वो साथ उठाकर अपने साथ ले गए हैं। तो उसके बाद बहुत सी क्यासराइयाँ की जा रही हैं और सबसे पहले हमारे जो एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं जावेद चौधरी साहब, उन्होंने ये तज्जिया करते हुए कहा कि ये हो सकता है कि किम जोंग उन जो है वो नकली थे, असली वाले जो है वो इस परेड के अंदर आए नहीं थे। और चूंकि किम जोंग उन या जो नॉर्थ कोरिया है वो बहुत ही हाईली स्ट्रिक्ट जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो फॉलो करता है और उनकी सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत और सख्त हुआ करती है, तो इसीलिए शायद वो खुद नहीं आए थे और उन्होंने अपनी कोई कॉपी या डुप्लीकेट अपना जो डोपलगैंगर है वो भेज दिया था और उसके फिर पता ना लग जाए पूरी दुनिया को, इसलिए उन्होंने वहाँ से वो तमाम तर निशानात उनकी मौजूदगी के मिटा दिए। और दूसरी थ्योरी इसके ऊपर ये पेश की जा रही है कि उनका जो DNA है वो इसलिए वहाँ से रिमूव कर दिया गया ताकि पूरी दुनिया में से कोई भी उसको कलेक्ट करके उनके खिलाफ जो थ्योरीज हैं वो ना गढ़ ले या पता ना लग जाए किसी को कि इनको कौन सी कोई बीमारी भी है या नहीं है, या फिर इनके खिलाफ कोई नई जो साजिश है ना वो ना की जा सके। तो इसलिए उनकी तमाम तर इंफॉर्मेशन को बचाने के लिए उनके DNA को, उनकी तमाम तर मौजूदगी के निशानात को वहाँ से मिटा दिया गया है। तो ये दो थ्योरीज हैं, आप इन दोनों में से कोई भी मान सकते हैं। अभी तक जो वजाहत है वो तो नहीं आएगी और ना ही कभी आई है। नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा जो है वो पुरस्कार मुल्क है, उसके अंदर जो कुछ भी होता है आप लोग उसको क्लियरली नहीं बता सकते हो क्योंकि वहाँ पर
पर सेंसरशिप ऐसी है, वहाँ के जो मामलात हैं वो खुफिया तौर पे चला करते हैं। और चाइना के अंदर भी चूँकि ये चीज़ रिकॉर्ड हो गई तो इसलिए दुनिया के सामने आ गई, अदरवाइज़ ये पता नहीं लगना था। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।